एक जगह जहाँ पहले एक शहर हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ बस उसके कुछ टुकड़े ही बचे हैं। एक आदमी दूसरे को दबा के रखा हुआ है। साथ ही एक आदमी जो कि नीले आंखों और सफेद बालों के साथ है, ये नोट करता है कि उसने ये पहले ही जान लिया था वो बाकी के बेकार लोगों से अलग है। आदमी उसे चुप रहने को कहता है, पर वो आदमी कहता है कि उसे वही करना चाहिए जो वो यहाँ करने आया है। उसे मार देना चाहिए क्योंकि वही एक इंसान है जो ये काम कर सकता है। लेकिन वो आदमी मना कर देता है क्योंकि वो अपने हाथों को उसके खून से लाल नहीं करना चाहता। उसने अपनी टीम को प्रॉमिस किया था कि वो उसे कुर्सी पर बैठ के इंसाफ दिलाएगा। आज वो सोचता है उसे अब भी इस दिन का अफसोस है क्योंकि उसने उसे मारना चाहिए था जब उसके पास मौका था। बाद में खबरों में पता चलता है कि इनफेमस विलन सैन हांग, जो पूरी दुनिया को डर में डाल चुका था, पकड़ा गया है और फटाफट सजाए मौत सुनाई गई है। मैक्सिमम सेफ्टी के लिए एक सुपर पावर सप्रेशन डिवाइस उस पर लगाया गया है और उसे रूल्स प्रिजन के 5वें बेसमेंट फ्लोर पर कैद किया गया है, जो कि हर विलन को एक वक्त में रखता है। इसके अलावा माइटी हीरोज जो गैंग्यू के साथ लड़े, उन्हें एक साथ दफनाया जाएगा और उनका बरियल आज रात को होगा ताकि उनकी सैक्रिफाइस को याद रखा जा सके। गैंग्यू उन्हें टीवी पर भी देख नहीं सकता, लेकिन जैसे ही वो देख रहा होता है, कोई टीवी बंद कर देता है और कहता है कि वो अभी रिकवरी में है, इसीलिए टीवी मत देखो। ये उसका भाई गैंग्यू सीओ रूल्स प्रिजन इंस्पेक्टर है। अपने भाई गैंग्यू को देखकर गैंग्यू अपने हाथों को देखता है और अंधेरा छा जाता है क्योंकि उसने उस बास्टर्ड को अपने हाथों से मारना चाहिए था। गैंग्यू कहता है कि उसने अपने टीममेट से प्रॉमिस किया था और अटैक से पहले उसने ये बोला था कि हीरोज हैं क्योंकि वो लोगों को बचाते हैं और क्रिमिनल्स को नहीं मारते। इसीलिए इस मिशन पर उन्होंने किसी को नहीं मारने का फैसला किया था, चाहे वो विलन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, क्योंकि क्रिमिनल्स भी कभी लोग थे और कम से कम उनका ट्रायल तो बनता है। गैंग्यू को उसकी छोटी सी डे ड्रीमिंग पसंद आई, लेकिन अगर वो मर जाए तो तब उसने प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो वो किसी को नहीं मारेगा, चाहे वो डिजर्व भी करे। गैंग्यू भी उसी सोच से सहमत था क्योंकि लोगों को सिर्फ खून के जरिए सजा दी जानी चाहिए, लेकिन करेक्शनल ऑफिसर जैसे उसको सेंटेंसेस को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ये उसे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन हैंग को अगले हफ्ते एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और वो भी वहां होगा। उसने हीरो के रूप में अपना काम पूरा कर लिया है, बाकी के काम लीगल सिस्टम के ऊपर छोड़ सकता है। उनकी टीममेट्स को फाइनल गुड बाय कहने के लिए साइट पर जाते हैं जहां हीरोज को दफनाया गया। वहां अनेक फूल और मैसेजेस रखे गए हैं और सब हैंग के स्विफ्ट डेथ की डिमांड कर रहे हैं। गैंग्यू एक ब्लू फ्लावर रखने गया, लेकिन एक हफ्ते बाद हैंग की एग्जीक्यूशन के दिन गैंग्यू को मार दिया गया। जो किलर है लोगों को पुरानी आइडियोलॉजी के नाम पर मार चुका था, वो बच गया, लेकिन उसका भाई जो कानून के लिए सब कुछ करता था, मर गया। गैंग्यू के फ्यूनरल प्लेस पर बैठकर सेयुंजू, रुकलस प्रिजन वार्डन आती है और पूछती है अगर वो 1 मिनट बात करना चाहता है। जब वो मान जाता है तो वो उसे हैंग की एग्जीक्यूशन का एक वीडियो देती है। वो देखना नहीं चाहता था, लेकिन जब वो देखते हैं कि हैंग को फाइनल मूवमेंट्स के लिए ड्रैग किया जा रहा है तो उन्होंने गैंग्यू को गैंग्यू का भाई पहचान लिया। उन्होंने देखा कि उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं था, क्या इसीलिए वो एक प्रिजन गार्ड है। उन्होंने ये भी सोचा कि उनमें से बड़ा कौन है, लेकिन गैंग्यू ने उसे इंडल्ज नहीं किया। फिर उन्होंने पूछा कि जब वो किसी की जिंदगी लेते हैं तो कैसा लगता है, क्योंकि वो एग्जीक्यूशनर है, उन्होंने शायद कई लोगों को मारा है। हैंग ने कहा कि वो काफी आसान होता है और गैंग्यू ने पूछा कैसे, तो हैंग ने बताया कि जब वो अपनी उंगली से किसी को टच करता है तो वो तुरंत एक्सप्लोड हो जाते हैं। गैंग्यू ने कहा कि वो ऐसे नहीं है क्योंकि उसे किसी को मारते वक्त एक्सट्रीम गिल्ट होती है, चाहे वो मॉन्स्टर सी क्यों ना हो। इवन दो वो सिर्फ एक बटन प्रेस करता है, उसे रात को नाइटमेयर्स आते हैं और वो बेयरली सो पाता है। प्रिजनर्स जो वो एग्जीक्यूट करता है वो उसके दिमाग में रहते हैं और उसे तब तक हॉन्ट करते हैं जब तक वो मर नहीं जाते। हैंग ने पूछा कि अगर ऐसा है तो वो यहाँ क्यों काम कर रहा है, तो गैंग्यू ने कहा कि किसी को तो करना ही पड़ेगा, ये बस एक जॉब है। जब एग्जीक्यूशन शुरू होने ही वाला था, गैंग्यू ने हैंग से उसके आखिरी शब्दों के बारे में पूछा, लेकिन हैंग ने बस ये पूछा कि उसके और उसके भाई में बड़ा कौन है, एक बेकार से स्माइल के साथ। ये देखकर गैंग्यू ने एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया। रिवर्स काउंटडाउन शुरू हो गया और जब 0 पे आया वीडियो बंद हो गया। सुएन बताती है कि एग्जीक्यूशन के तुरंत बाद फैसिलिटी की सारी पावर बंद हो गई थी, जो एक अनआइडेंटिफाइड EMP स्ट्राइक के थ्रू किया गया था, जिससे हैंग को भागने का मौका मिल गया। सारे करेक्शनल ऑफिसर्स गिर गए और सबसे बड़े ऑफिसर ने रेडियो के थ्रू बैकअप बुलाया क्योंकि जो प्रिजनर उनके साथ था वो भाग गया था। लेकिन जैसे ही हैंग ने उसे टच किया, वो कन्वल्स
झरने लगा और ब्लेमिशेस से भर गया और जैसे उसने कहा वो तुरंत एक्सप्लोड हो गया गैंग्यू के सामने। हैंग उसके पास गया और बोला कि वो जरूर एल्डर ब्रदर होगा लेकिन उसे कंफर्मेशन चाहिए। गैंग्यू को समझ नहीं आया कि क्या करे तो उसने अपना काम किया, हैंग पर अटैक किया। नेचुरली हैंग ने उसका हाथ ही निकाल दिया लेकिन हैंग अब भी जानना चाहता था कि वो दोनों में बड़ा कौन है। गैंग्यू ने अपनी बैटन उठाई और चार्ज किया क्योंकि इंसाफ होना चाहिए और मॉन्स्टर्स को मरना चाहिए। उस वक्त हैंग ने उसे एक मास का कैथ बना दिया। अब ईएमपी स्ट्राइक के चलते सारे प्रिजनर्स हर फ्लोर पर आजाद हो गए। इसका मतलब है कि वो अब पूरे प्रिजन को कंट्रोल करते हैं। शुक्र है कि उन्होंने ब्रेकआउट को रोका लेकिन कई ऑफिसर्स अब भी अंदर हैं, शायद अब तक मर चुके हैं। गैंगू ने पूछा कि ईएमपी स्ट्राइक किसने लॉन्च किया लेकिन सुएन को नहीं पता क्योंकि अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसने गैंग्यू से माफी मांगी कि उसके भाई के फ्यूनरल पर आकर्षण किया और उसे कुछ मांगा, लेकिन क्या वो प्रिजन रायट को सप्रेस कर सकते हैं? गैंगू फौरन मान गया लेकिन उसकी एक छोटी सी शर्त थी। उसने अपने पुराने टीममेट से सुना था कि हीरोज दूसरों को बचाते हैं, मारते नहीं, और उसका भाई जो करेक्शनल ऑफिसर था कहता था कि लोगों को सिर्फ खून के जरिए सजा देनी चाहिए, किसी और के जरिए नहीं। जो लोग ये ड्यूटीज करते हैं वो एग्जीक्यूशनर्स हैं, तो वो प्रिजन में हीरो की तरह नहीं बल्कि प्रिजनर के सबसे बड़े डर से काम करेगा, एग्जीक्यूशनर की तरह। वो अपने आप को नए करेक्शन ऑफिसर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है लेकिन प्रिजनर को ये पता है कि वो कौन है और ये हीरो क्यों उस यूनिफॉर्म में है, लेकिन ये इतना मैटर नहीं करता क्योंकि वो भी मर जाएंगे। जैसे ही प्रिजनर्स उस पर चार्ज करते हैं वो पहले वाले को एक टायर साइज का होल पंच कर देता है और बाकी को उड़ा देता है। उन्हें अटैक के हवा से ही मैंगल कर दिया। वो अपने सूट में माइक्रोफोन उठाता है और कहता है कि गवर्नमेंट के ऑर्डर के तहत ग्राउंड फ्लोर से लेकर 5वें बेसमेंट फ्लोर तक सबको तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। प्रिजनर्स नेचुरली गुस्से में है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एग्जीक्यूट नहीं होने लायक हैं। गैंगू कहता है कि उन्होंने इतनी जिंदगियां ली हैं तो अब क्यों इतना अपसेट है। जब उनका वक्त आया है सब अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। एक प्रिजनर जिसका नाम कीता है कहता है कि उसने इतने स्ट्रॉन्ग लोग नहीं मारा। दूसरा ब्रुक्स ने 7 लोगों को अपनी मन की बात करने के लिए डिसमेंबर किया। एक और कीद ने देश की यंग पॉपुलेशन के अगेंस्ट हेनेस क्राइम किए हैं। सभी लॉयर की डिमांड करते हैं लेकिन एक और प्रिजनर गुआन चॉय जिसने 8 लोगों को मारा था देखता है कि ये न्यू गार्ड दूसरों से डिस्ट्रैक्टेड है तो वो अपनी एबिलिटी से भागने की कोशिश करता है। जब वो ऐसा करता है गैंग्यू उसे फील करता है और उसके हेड पर किक देता है जो बाकी प्रिजनर्स को चुप करा देता है। वो उन्हें एक सिंपल चॉइस देता है, या तो सप्रेशन डिवाइसेस वापस लगा लो और अपने सेल्स में वापस जाके एग्जीक्यूशन का वेट करो या फिर अभी ही उसके हाथों से मारे जाओ। एक प्रिजनर कहता है कि वो नॉनसेंस बंद करे, दूसरे ऑप्शन ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो एनीवे मरने वाले हैं तो अच्छा यही है कि लड़ते हुए मरे। उसकी टर्म्स की नेगोशिएशन बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। वो कौन सा गार्ड है? गैंग्यू कहता है कि वो कुछ गलत समझ रहा है। ये कोई नेगोशिएशन नहीं है, ये एक आखिरी मौका है मर्सी का जो वो उन्हें ग्रेशियसली ऑफर कर रहा है। बाकी प्रिजनर्स कहते हैं कि सरेंडर कर देना चाहिए लेकिन तब वो प्रिजनर जो पहले बोला था अपनी पावर से सबको सुनने के लिए कह रहा है हीरो हो या नहीं ये एक ही है, वो सबको एक साथ डील नहीं कर सकता। असल में उसने एक सेकंड टायर हीरो को भी पहले मारा था और टीम वर्क सक्सेस का सीक्रेट था। ये प्रिजनर को नए कॉन्फिडेंस देता है और वो उनको रैली करते हैं। उन्हें इस बास्टर्ड से डरना नहीं चाहिए, वो जल्दी से डील करेंगे और दुनिया में वापस जाएंगे। गैंगू इस सीन को देखता है और सोचता है कि वे वही इंसान है जिसके बारे में वार्डन ने उसे ऑफिस में बताया था। सुएन ने समझाया था कि रुकलस के प्रिजनर्स को उनके थ्रेट लेवल के हिसाब से ग्रुप किया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर 300 से ज्यादा किलर्स हैं जो कई लोगों को मार चुके हैं। फर्स्ट बेसमेंट फ्लोर पर 100 के आसपास क्रिमिनल्स हैं जो पूरे टाउन्स को डेंजर में डाल चुके हैं। सेकंड फ्लोर पर 30 क्रिमिनल्स हैं जो पूरे सिटीज को डेंजर में डाल चुके हैं। थर्ड फ्लोर पर 10 लोग हैं जो पूरे नेशंस को गिराने की कैपेबिलिटी रखते हैं। फोर्थ बेसमेंट फ्लोर पर सिर्फ 5 लोग हैं जो कंटिनेंट के लिए थ्रेट हैं और फिफ्थ बेसमेंट पर हैंग और 2 और लोग हैं जो पूरे वर्ल्ड के लिए डेंजरस हैं। सुएन जानती है कि ये बहुत बड़ा काम है लेकिन फॉर्चुनेटली गैंगू को सिर्फ कुछ ही प्रिजनर्स का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो सेकंड फ्लोर पर हो या फिफ्थ फ्लोर पर। ये सब क्रिमिनल्स हैं और वो बोर्डम या इंजॉयमेंट के लिए एक दूसरे को मारने लगते हैं। ये एकमात्र जगह है जहाँ ये अलग है, वो ग्राउंड फ्लोर है क्योंकि वहाँ के सभी प्रिजनर्स एक आदमी हिलिस के अंडर यूनाइटेड है। हिलिस के पास एक स्पेशल सुपर पावर है जो दूसरों को आसपास एम्पावर कर सकता है। गांगू कहता है कि उसने 30 क्रिमिनल्स के साथ एक हॉस्पिटल पर अटैक किया था जिसमें 7 लोग और एक सेकंड टायर हीरो हायस को मारा था।
टोटल 8 लोग। हिलिसन कहता है कि वो गलत है, एक्चुअली 10 लोग थे क्योंकि हीरो वुमेन जो प्रेग्नेंट थी ट्विंस के साथ। ये सुनकर गैंगू वार्डन को कॉल करता है और कहता है कि वो थोड़ा फोर्स यूज कर सकता है और सोचता है कि क्या ये प्रिजन इतना मजबूत है कि वो टूट नहीं सकती। सुएन उसे गो हेड देती है कहकर कि प्रिजन नहीं टूटेगी। इससे गांगू को ये पता चलता है कि वो बिना हेजिटेशन के फुल फोर्स यूज कर सकता है, लेकिन हिलिसन को लगता है कि गैंगू सिर्फ ब्लफ कर रहा है क्योंकि उसने हीरो ग्रुप में कुछ खास नहीं किया था। उसने शायद हैंक को सबको सैक्रिफाइस करके और फाइनल ब्लो देकर पकड़ा है। चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके पास माफी का मौका होगा क्योंकि वो अभी उसे उनके पास भेज रहा है। हिलिसन अपनी एबिलिटी से सबको एम्पावर करता है जिससे पावर सर्ज उनके हेड तक पहुंचती है और सबको एक साथ गैंगू पर अटैक चार्ज करने को फोर्स करती है। एक ही ब्लो में गैंगू ज्यादातर प्रिजनर्स को मार देता है। हिलिसन का चेहरा गिर जाता है ये देखकर, लेकिन गैंगू अब भी खत्म नहीं हुआ। वो ग्राउंड को इतना जोर से पंच करता है कि सब उड़ जाते हैं और पूरी प्रिजन ट्रम्बल करने लगती है। फर्स्ट बेसमेंट फ्लोर पर एक आदमी इस रंबल को नोटिस करता है और सोचता है कि क्या ये सच में गैंगू है। हिलिसन अपनी पूरी ताकत से चीखता है और दूसरों को रोकने के लिए कहता है, लेकिन जितनी भी कोशिश करते हैं वो अनस्टॉपेबल है और ब्लाइंडिंग स्पीड से सबको कट कर देता है उनके रियलाइज होने से पहले ही। वो सब ग्राउंड पर बर्फ के टुकड़ों की तरह गिर जाते हैं और गैंगू कंफर्म करता है कि ग्राउंड फ्लोर पर पूरी तरह से एग्जीक्यूशन हो चुकी है। अगला टारगेट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल होगा। जब वो वहां पहुंचता है तो वो सोचता है कि उसने कितने लोग मारे हैं, शायद हंड्रेड्स। हर बार जब वो प्रिजनर से मिलता है वो उन्हें वही वार्निंग देता है, डिवाइसेस वापस लगा लो या यहीं मर जाओ। एक आखिरी प्रिजनर जो अटैक करने की कोशिश करता है उसका हेड ब्लो ऑफ कर दिया जाता है जैसे बाकी लोगों का, जबकि उसका बॉडी तुरंत सरेंडर कर देता है और डिवाइस वापस लगाना चाहता है। लेकिन ये एक ट्रैप था ताकि वो गैंगू को एक बड़ा एक्सप्लोजन से सरप्राइज अटैक कर सके। वो हिट लैंड करने के लिए स्टैटिक था, लेकिन गैंगू को इस वीकलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये उसे कुछ याद दिलाता है। एक कैप्चर्ड विलन ने तोमाई से कहा था कि जब उसने उसे कैप्चर किया तो उसने उसे टॉन्ट किया था कि जो लोग फिजिकल टाइप एबिलिटीज नहीं रखते वो नहीं समझ सकते कितना आसान होता है किसी को हाथों से क्रश करना। गैंगू को इतने ब्रूटल एक्ट्स करने से भी कोई इमोशन महसूस नहीं होता, जैसे वो अंडे अपने फेस से क्रश कर रहा हो। बहुत ही आसान। वो एक बड़े होल्डिंग सेल तक पहुंचता है जहां अंदर का एक आदमी कहता है कि उसने जाना ही था कि यही वो इंसान है जिसने सब शोर मचाया है। लेकिन कितना टाइम हो गया है, लगभग 3 साल, है ना। ये चक फील्डर है जो एब्सर्ड एक्ट्स और कॉप्सेस के डिक्रीशन के न्यूमरस अकाउंट्स के लिए अरेस्टेड और सेंटेंस टू डेथ हुआ है। वो खुश है कि उसने एक नया जॉब ढूंढ लिया है, लेकिन वो इतना हैप्पी नहीं लगता। गैंगू अपनी वार्निंग देता है, लेकिन चक उससे कहता है कि वो अंदर से जानता था कि वो दोनों फिर मिलेंगे। वो पहली बार जब उसे कैप्चर किया गया था उस दिन को याद करता है। क्या उसे याद है जब उसने एक पॉट ऑफ डिलीशियस स्टू देखा था जो उसने प्रिपेयर किया था और उसने उसे एक बाइट लेने के लिए कहा था क्योंकि वो गारंटी करता है कि उससे ज्यादा स्वादिष्ट कुछ नहीं मिलेगा, ह्यूमन फ्लैश से बेहतर कुछ नहीं होता। वो इतना गुस्सा हुआ था कि उसने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ वाली ब्लोंड लड़की ने उसे रोका। चक को तब पता था कि उसने उसके डिसीजन से कितना गुस्सा हुआ था और उसने सोचा कि उसके टीममेट्स एक बंच ऑफ फूल्स हैं। गैंगू ने चक की बातों से परेशान होकर डिसाइड किया कि अब उसके मरने का वक्त आ गया है। चक पूछता है कि गैंगू को पता है कि वो लोगों को क्यों मारता है, लेकिन गैंगू को इससे फर्क नहीं पड़ता और उसका सर काट देता है। फिर भी चक बोलता रहता है और समझाता है कि वो इसीलिए लोगों को मारता है ताकि वो उसे हमेशा याद रखें। जब भी वो किसी को मारता है वो सिर्फ एक ही इंसान होता है जो उनकी सोच में आता है। उसका पावर ये है कि वो अपने विक्टिम्स की मेमोरी उनके आंखों में एनग्रेव कर सकता है ताकि वो उसे कभी भी ना भूले, चाहे वो मर भी जाए। ये उसका सुपर पावर है, हेलुसिनेशन। चक कहता है कि वो हर एक इंसान को याद करता है जो उसने मारा है और उनके नाम एक एक करके बताएगा। जैसे ही वो ये करने की कोशिश करता है गैंगू उसका हाथ काट देता है और कहता है कि ये ही एक वजह है कि वो सॉलिटरी में था। गैंगू ने एक्चुअली उसके घैंसली चेहरे को टारगेट किया था, लेकिन लगता है कि उसका पावर उतना ओमनीपोटेंट नहीं था जितना वो समझता था। चक बस हंसता है और मारने से पहले कुछ पूछता है, क्या गैंगू को याद है कि उसने इस जगह तक आने के रास्ते में किस किस को मारा है। गैंगू कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सब बेकार के स्कम हैं जो याद रखने लायक भी नहीं है। इससे मालूम होता है कि चक अपने एबिलिटी का यूज करके गैंगू के मरे हुए टीममेट्स को दिखाता है क्योंकि वो सच में चाहता है कि गैंगू उनकी मीटिंग को याद करे। गैंगू अपने पुराने दोस्तों को देखने के बाद भी उन्हें आसानी से काट देता है। उसने चक से पूछा क्या और कुछ है उसके पास। चक को ये देखकर हैरानी हुई कि गैंगू ने इतनी जल्दी अपने पुराने साथियों को मार दिया, लेकिन गैंगू इसे मायने नहीं देता। उसके लिए ये सब बस हेलुसिनेशन है और कुछ भी नहीं।
चक कहता है कि गैंगू अब एक मॉन्स्टर बन गया है, ना कि एक करेक्शन ऑफिसर। चक के शब्द गैंगू के जहन में बसने के लिए है ताकि उसके एक्शंस का सच्चाई समझ सके। 5th बेसमेंट लेवल पर हॉन्ग बोर हो रहा है। जिस औरत को उसने मारने की कोशिश की थी वो लड़ती नहीं और वो उसे छू नहीं सकता। हांग फ्रस्ट्रेटेड है और सोचता है कि शायद उसे इस बेसमेंट को छोड़ के ऊपर जाना चाहिए। वहीं पर शिंका, जो एक इम्पोर्टेंट फिगर लगती है, गैंगू के बारे में चिंता में है और कह रही है कि वो गैंगू को अपना हस्बैंड बना देगी चाहे जो हो। कैनिस, जो उसके पास है, कहता है कि पहले सिंका ने कहा था कि हैंग उसका हस्बैंड होगा। सिंका मान लेती है लेकिन कहती है कि हैंग अब एक हीरो नहीं रहा और अब वो हीरो नहीं लग रहा। कैनिस कहता है गैंगू, जो एक हीरो है, इंसानी प्रोग्रेस के लिए एक ऑब्स्टैकल बन गया है जो सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बना रहा है। सिंका कहती है कि जबकि गैंगू एक हीरो था, उसकी अब की एक्शंस और बिहेवियर हीरो के जैसे नहीं लगते। पॉलीगैमी इल्लीगल है और क्योंकि उसे हैंग और गैंगू में से एक को चुनना है, वो अनश्योर है कि किसको चूज करे। सिंका और कैनिस एग्री करते हैं कि जो भी इस ब्रूटल कॉन्फ्लिक्ट में सर्वाइव करेगा वो उसका चूजन पार्टनर बनेगा और डिसीजन फेट और कॉम्बैट पर छोड़ दिया गया है। आखिरकार सुएन प्रिजन में आती है और गैंगू को ग्राउंड फ्लोर को तेजी से संभालने के लिए कांग्रेचुलेशन देती है। वो बताती है कि प्रिजनर्स जितना नीचे जाएंगे उतना ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, इसीलिए वो सजेस्ट करती है कि वो थोड़ा रेस्ट कर ले, लेकिन गैंगू मना कर देता है और कहता है कि वो तुरंत नीचे जाएगा। सुएन समझ जाती है लेकिन उसे एक फेवर भी चाहिए। जब वो नीचे हो, अगर वो सर्वाइविंग करेक्शनल ऑफिसर्स को बचा सके जो लोअर फ्लोर्स पर हैं, तो उनकी फैमिलीज के पास वापस भेजने में मदद मिलेगी। गैंगू पूछता है कि कितने ऑफिसर्स जिंदा है, लेकिन उनका जवाब नहीं है क्योंकि कम्युनिकेशन डिवाइसेस सब टूट चुके हैं। बस 5th फ्लोर पर ही सिग्नल आ रहा है। ये ऐसा लगता है जैसे कोई चाहता है कि वो एट्रोसिटीज देखे जो वहाँ की गई हैं, चाहे वो कितनी भी ग्रोसम हो। टीम कहती है कि वो पहली बेसमेंट फ्लोर को ओपन करने के लिए रेडी है और वार्डन ने भी प्रोसीड्योर को ऑथोराइज कर दिया है। सुएन के आखिरी शब्द गैंगू को वार्न करते हैं कि वो केयरफुल रहे क्योंकि प्रिजनर्स पहले से ज्यादा स्ट्रांग होंगे। जैसे ही हेवी मेटल स्टोर खुलते हैं, गैंगू को दो तरफ से दो बड़े क्रिमिनल से अटैक होता है और बाकी लोग रैंक्ड अटैक से उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। सुएन स्टार्टल्ड और वरीड हो जाती है गैंगू के लिए, लेकिन एक आदमी नीचे से आता है और कहता है कि उसे अपने प्रॉब्लम्स के बारे में चिंता करनी चाहिए क्योंकि उसे जल्द ही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। वो नहीं मान सकती कि उसने एक्चुअली वार्डन को पकड़ लिया है। अब वो उसकी स्मग ग्रिन को हटा सकता है। वो दूसरों को बुलाता है अपनी कैच के बारे में ब्रैग करने के लिए, लेकिन सब मर चुके हैं और उसे भी वही फेट मिलता है। गैंगू वार्डन को वार्न करता है कि वो ओपन डोर्स के इतने पास ना रहे, अब उसके लिए ये सेफ नहीं है। जाने से पहले वार्डन उसे एक आखिरी बात बताता है कि तोमोकी, जो एक विलन है और जिसे तोमाई ने कैप्चर किया था, उसी लेवल पर है जहां वो जा रहा है। गैंगू पहले से ही जानता था। एक इंसुलेशन सेल में पहले बेसमेंट फ्लोर पर बाकी लोग मोशन सुनते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या दूसरे लोग बाहर निकल पाए हैं, लेकिन तोमोकी उन्हें डम एसेस कहकर बुलाती है। वो बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि इतनी नॉइज नहीं कर सकते अटैक से। अगर उन्होंने कहा भी होता कि वो रुक जाएं, तो भी वो नहीं सुनते। तोमोकी को डेथ सेंटेंस दिया गया है क्योंकि उसने 28 हीरोज को और एक एक्स हीरो को मारा है जो अब विलन्स का मजाक उड़ा रहा है। एक आदमी उसे गुस्से में कहता है कि वो क्या मरना चाहती है। तोमोकी उसके चेहरे पर हंसकर कहती है कि अब यहाँ सिविलियंस को मारने के लिए शायद उन्होंने कभी भी हीरोज को डैमेज नहीं किया होगा, और वो कहता है कि वो उससे लड़ सकता है। क्या वो इतना डम है? आदमी का पेशेंस खत्म हो जाता है और कहता है कि वो अभी एक को खुद मार देगा ताकि देखे कैसा लगता है, लेकिन तोमोकी उसे पूरा ट्रांसफॉर्म नहीं होने देती और तुरंत उसे दो हिस्सों में काट देती है। तोमोकी पूछती है कि क्या उसने जो चाहा वो मिला। उसने एक हीरो के रूप में काउंटलेस विलन को कैप्चर किया और उनके सुपर पावर्स के अगेंस्ट लड़ना सीखा। उसने ये स्किल यूज करके कई हीरोज को भी मारा, तो वो सब उसके साथ मिल जाएं क्योंकि वो उन्हें हीरोज को डॉग्स की तरह हॉन्ट करने का तरीका सिखा सकती है। और बोनस के रूप में वो गैंगू की एबिलिटीज के बारे में भी बताएगी। जो लोग उससे चैलेंज नहीं करना चाहते वो पूछते हैं कि तोमोकी को गैंगू की एबिलिटीज के बारे में कैसे पता। तोमोकी फिर से बताती है कि वो भी एक टाइम पे हीरो थी, इसीलिए उसे हीरोज के बारे में काफी चीजें पता है। एक आदमी सोचता है कि क्या ये कोई फर्क भी पड़ेगा, क्योंकि वो इक्वालिटी का पार्ट था। मतलब वो एक फर्स्ट टायर हीरो था जबकि तोमोकी थर्ड टायर हीरो है। तोमोकी बस हंस देती है और समझाती है कि जब रोजा ने उस ग्रुप का लीडर बन गया था तब उसने
पूरी हीरो इंडस्ट्री को रिफॉर्म करना शुरू किया। पहली चीज जो उसने की वो थी हीरो होने का मतलब रिफाइन करना और विलन्स को मारने से मना करना। उसने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जिसमें कई हीरोज एक साथ ट्रेनिंग करते थे और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसने टायर सिस्टम को कंप्लीटली खत्म कर दिया जो हीरोज को रैंक करता था। वो जानती है कि उन्हें ये हिस्ट्री क्यों बताई जा रही है, लेकिन टायर सिस्टम तब तक हटा दिया गया था जब गैन यू टीम में ज्वाइन हुआ। किसी ने भी नहीं देखा उसे ज्वाइन करते हुए क्योंकि उसके पास कुछ खास अचीवमेंट्स नहीं थी, इसीलिए नेचुरली रूमर्स चलने लगे। कुछ ने कहा कि उसके पास पावरफुल कनेक्शंस हैं और कुछ ने अज्यूम किया कि रोजा उसकी लवर है। एक आदमी एग्री करता है कि कुछ स्ट्रेंज है क्योंकि उसने कभी गैन्यू को फाइट करते हुए नहीं देखा, लेकिन उसने ग्राउंड फ्लोर को कुछ ही सेकंड्स में वाइप आउट कर दिया। इसका मतलब वो एटलीस्ट एक सेकंड टायर हीरो है। क्या वो ऐसे किसी से लड़ सकते हैं? तोमोकी उससे कहती है कि इतनी भीगी बिल्ली मत बनो। ग्राउंड फ्लोर वीक बास्सेस से भरा हुआ था। ये रूम में सब लोग अपने थाउजेंड्स ऑफ किल्स के साथ उन्हें मार सकते थे, इंक्लूडिंग स्पीच जिसने 6435 लोगों को मारा है। वो गैन्यू को वीक नहीं कह रही, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उसे पता है कि उसकी वीकनेस क्या है और इसीलिए उसका कहना है कि वो उसे आसानी से हंट कर सकते हैं। स्पीच पूछता है अगर तोमोकी ये श्योर है कि उसे जो पता है वो सच में गैन्यू की वीकनेस है। तोमोकी उन्हें कहती है कि इतना इनडिसिसिव ना बने, उनके पास ज्यादा चॉइसेस नहीं है, या तो वो उसके साथ हाथ मिलाए या फिर उससे अकेले लड़े। सिचुएशन देखते हुए ज्यादातर लोग उसके साथ मिलने का फैसला कर लेते हैं और स्पीच भी एग्री करता है, हालांकि वो थोड़ा रिलक्टेंट था। सुपर पावर सबसे पहले ह्यूमंस में कई सेंचुरी पहले डिस्कवर हुई थी और रिसर्चर्स ने इस फेनोमेनन को स्टडी करके एबिलिटीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला, फिजिकल टाइप सुपर पावर्स जो यूजर के बॉडी को स्ट्रेंथन या मॉडिफाई करती है। दूसरा, क्रिएशन टाइप सुपर पावर्स जो मटेरियलिस्टिक चीजें बिना किसी सब्सटेंस के क्रिएट कर सकती है। तीसरा, स्पेशल टाइप सुपर पावर्स जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरीज में नहीं आती, सभी बाकी पावर्स। सब प्रिजनर्स अपने सेल के सामने खड़े हैं जब गैन्यू आता है और स्पीच अपनी ब्रेन वेव कम्युनिकेशन एबिलिटी का यूज करके सबको एक ही वेव पे कनेक्ट करता है, जिससे सब लोग गैन्यू पर हर जगह से देख सकते हैं। तोमोकी सोचती है कि उसके पास फिजिकल टाइप सुपर पावर्स हैं जो उसके पास भी हैं। उसने एक बार उसे ट्रेन करते हुए देखा था जब वो अभी भी हीरो थी और वो एक रोबोट के साथ था जो तुरंत उसे ब्लास्ट करने के लिए गया। गैन्यू एक बार फिर से उन्हें वार्निंग देता है अपने डिवाइसेस पहन लो या फिर मर जाओ। तभी एक ब्लास्ट उसे लगता है जिससे वो डॉज भी नहीं करता। ये उसकी वीकनेस है, वो किसी भी अटैक को डॉज करने से इनकार करता है। इसीलिए तोमोकी ने क्लेवरली प्रिजनर्स को क्रिएशन और स्पेशल टाइप एबिलिटी के साथ सेल्स के पीछे रखा था ताकि वो उस पर ब्लास्ट कर सके। उसने ये भी जाना था कि वो अटैक्स को डॉज क्यों नहीं करता, क्योंकि उसे जरूरत नहीं थी। गैन्यू अचानक से काउंटलेस सप्रेस डिवाइसेस से घिर जाता है। तोमोकी ने सबको गार्ड बॉडीज की तलाश करने भेजा था और सप्रेशन डिवाइसेस ढूंढने को कहा था। स्पीच को लगा था कि ये डिवाइसेस उस पर काम करेगी क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट बेसमेंट फ्लोर के लेवल के हैं। तोमोकी ने कहा कि चिंता की बात नहीं है, उन्हें बस 10 डिवाइसेस चाहिए अगर वो सेकंड टायर है और 15 अगर वो फर्स्ट टायर है, लेकिन ये अनलाइकली है। उसने मिलियन को भी ऑर्डर दिया जो किसी भी आइटम को किसी भी टारगेट पर लॉक कर सकता है कि वो इन्हें होल्ड करे और प्रिपेयर रहे, और तोमोकी को सेफ्टी के लिए 30 डिवाइसेस लगाने चाहिए जो काम करेंगे। सब लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन जल्द ही उनके चेहरे पिछले फ्रॉन में बदल जाते हैं जब तोमोकी के प्लान्स के फ्लॉज दिखने लगते हैं। पहला फ्लॉ ये था कि गैन्यू किसी भी फर्स्ट टायर हीरो से ज्यादा पावरफुल है। स्पीच कंफर्म करता है कि उसने सब सप्रेशन डिवाइसेस तोड़ दिए हैं, जो तोमोकी को कंफ्यूज करता है, लेकिन बाकी लोग उसे नेक्स्ट फेज के बारे में चीख कर पूछते हैं क्या वो शुरू करें। तोमोकी सबको बताती है कि सेकंड फेज शुरू करना है, जो कुछ कार्ड्स को पावर पॉइंट पे होल्ड करने और वार्निंग देने का है वो पास ना आए, वरना ये इनोसेंट लोग मर जाएंगे। जब सेकंड फ्लोर दिखाई देता है तोमोकी को लगता है कि गैन्यू के पास सिर्फ फिजिकल एबिलिटी है, बाकी लोग दर्द और एंग्विश में मर जाते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि उनके पास ये टाइप्स की एबिलिटीज भी हैं। और जब बाकी लोग अपनी सेल से बाहर आके सरेंडर करने की कोशिश करते हैं तब थर्ड और सबसे बड़ा फ्लॉ दिखाई देता है। तोमोकी ने सोचा था कि वो किसी ऐसे इंसान के अगेंस्ट जीत सकती है जो उससे हर एस्पेक्ट में उसे आउट क्लास करता है। आखिर में स्पीच को अपनी एबिलिटी से किसी को कनेक्ट करने के लिए नहीं मिलता और वो तोमोकी पर चिल्लाने लगता है। सब लोग वाइप आउट हो गए हैं, अब वो लोग क्या करेंगे। वो लगातार तोमोकी पर चीखता है। जब तोमोकी कंफ्यूज्ड और परेशान होती है, उसे कुछ कहने को कह रही होती है, लेकिन ये सब स्पीच की गलती थी। उसने किसी पे भरोसा किया जो एक टाइम पर हीरो था, तोमोकी।
तोमोकी को उसे लगातार चीखने से बुरा लगता है और वो उसे रेस से बार बार चाकू से घायल करती है। स्पीच को बस चुप रहने के लिए कह रही होती है, लेकिन तोमोकी अब भी सोच रही होती है कि उसने सप्रेशन डिवाइसेस को कैसे पार किया। क्या इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है? तभी उसकी नजर एक गार्ड पर पड़ती है जो उसके रूम में है। तोमोकी को अपनी रेज निकालने के लिए एक आउटलेट चाहिए और वो उसे अपनी क्लॉ से नुकसान पहुंचाती है, लेकिन गैंग्यू उसका हाथ काट देता है। वो तोमोकी से पूछता है कि क्या उसके पास एग्जीक्यूशन से पहले कोई लास्ट वर्ड्स हैं, लेकिन तोमोकी बस ये कहती है कि वो खत्म हो गई है। गैंग्यू पूछता है कि क्या यही उसके लास्ट वर्ड्स हैं, लेकिन तोमोकी ये पूछती है कि क्या सच में सारे इक्वालिटी के हीरोज मर गए हैं। गैंग्यू कंफर्म करता है, जिसका मतलब है कि तोमी भी मर गई है। तोमोकी को विश्वास नहीं होता। वो कह रही थी कि तोमी को एक हीरो नहीं बनना चाहिए था, लेकिन उसकी छोटी बहन ने नहीं सुना। तोमोकी ये भी नहीं समझ पाती कि गैंग्यू लोगों को क्यों मार रहा है जब वो इक्वालिटी का पार्ट है। क्या बाकी हीरोज को उसके एक्शंस के बारे में पता है? रियोजा ने हीरो इंडस्ट्री को बदलने की पूरी कोशिश की, लेकिन गैंग्यू के एक्शन से उसने जो कुछ भी अचीव किया था वो सब खत्म हो गया। तोमी शायद अब उसे शर्म से देख रही होगी। गैंग्यू एक भी इमोशन नहीं दिखाता और पूछता है कि क्या अब तोमोकी के यैप खत्म हुआ? जब तोमोकी ने हीरो इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो उसने पहली बार सोचा था कि कुछ सीरियसली रॉन्ग है। तब हीरोज विलन से लड़ रहे थे और विलन्स को मार सकते थे, लेकिन अगर इस प्रोसेस में सिविलियंस मर जाएं तो हीरोज को इम्यूनिटी मिलती थी, मतलब हीरोज लॉ के ऊपर थे। तोमोकी एक हीरोइन बन गई जिसका नाम ब्लेज था, एक सिंपल रीजन की वजह से उसकी बहन तोमी जो उससे बहुत एडमायर करती थी। तोमोकी के कॉन्ट्रेरी में तोमी के पास सुपर पावर्स नहीं थे। तब तोमोकी को हमेशा तोमी की मदद मिलती थी, लेकिन कुछ भी तोमोकी को ट्विस्टेड नहीं कर पाया या उसे आज के विलन्स में नहीं बदल पाया। तोमोकी शुरू से ही ट्विस्टेड थी। एक हीरो के रूप में उसका काम लोगों को बचाना था, लेकिन उसने ये काइंडनेस या पीस मेंटेन करने के लिए नहीं किया। उसने ये इसीलिए किया क्योंकि उसने अपने आप को सबसे सुपीरियर महसूस किया। एक दिन उसे एक विलन को मारना पड़ा अपने रेस्क्यू मिशन के दौरान। ये पहली बार था जब उसने किसी को मारा और इससे उसे इतनी खुशी मिली कि वो इससे ड्रग से भी ज्यादा हाई फील कर रही थी। उसने अपने आप को इतना सुपीरियर और एस्थेटिक महसूस किया कि उसके बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाई और सबको मारने लगी, विलन्स, सिविलियंस और हीरोज को भी, खासकर अपने कॉलीग्स को जो उससे कमजोर थे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बिट्रेयल के साथ फियर और टेरर और सबसे आखिर में उनके जीने की गुजारिश करना, ये सब उसके लिए एडिक्टिव बन गया था। लेकिन जल्द ही चीजें बदलने लगी। तोमाई को ये अजीब लगा कि तोमोकी हमेशा लेट होती थी और उसके आसपास खून की भरी खुशबू महसूस होती थी, तो उसने तोमोकी को फॉलो करने का फैसला किया। तब उसने अपनी बहन की एक्शंस देखी। तोमोकी को इतना सरप्राइज नहीं हुआ कि तोमाई ने ये सब देखा। उसने उसे मजा लेने के लिए इनवाइट किया, लेकिन अगर तोमाई ने ज्वाइन किया होता तो तोमोकी मर्डरर के फ्रूट्स का मजा लेती रहेगी। उस वक्त तोमाई को पहली बार जंजीर से बंद किया गया और उसने अपनी पावर्स अनलॉक की। तोमोकी को रोकना उसके हीरोइन करियर का पूरा मकसद था। इसके बाद उसने ऑफिशियली हीरो रजिस्टर किया और अपनी बहन को विलन के रूप में हंट किया। एक दिन तोमाई ने अपनी बहन को पकड़ लिया। तोमोकी को ज्यादा दुख नहीं था। उसने बस ये कहा कि ये सैड है कि तोमाई के पास फिजिकल टाइप एबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो किसी के हेड को अपने हाथों से क्रश करने का मजा नहीं ले सकती। उस मोमेंट में तोमाई ने तोमाकी को अपनी बहन के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया और उसे प्रिजन भेज दिया। तोमाकी पूछती है कि तोमोई कैसे मरी, क्या वो शांति से गई?